हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, अब बताओ। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब कुछ ओके है? साउंड परफेक्ट है या नहीं, ये बता दो बस मुझे साउंड का। साउंड परफेक्ट है, यस सर। बस डन। देखो, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पर अभी ओल्ड चैप्टर का थोड़ा सा बचा हुआ है। नए चैप्टर का टारगेट देख लो क्या है। आज लोकोमोशन कंप्लीट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर देखा जाए तो लगभग पूरा मसल्स खत्म हो गया। आज मसल्स वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि 2.5 घंटा बहुत होता है, इसमें मसल्स पूरा 2 घंटे में खत्म हो जाता है, ठीक है? आधा घंटा एक्स्ट्रा ही है, जिसके अंदर हम आज पहला टारगेट हमारा है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कल लास्ट लेक्चर में हमारा बचा था। तो पहले मैं डिसऑर्डर कराऊंगा। साउंड नहीं आ रही? साउंड बेटा आ रही है क्या? साउंड परफेक्ट है या नहीं? साउंड परफेक्ट है? ठीक है। तो बेटा एक बार डिवाइस चेक करो, साउंड ठीक है? साउंड ठीक है जी? परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डरा दिया तुमने तो मुझे। साउंड परफेक्ट है, बिल्कुल इसको और पास कर लेता हूँ, क्योंकि साउंड तो मैं कल लाइव भी लिया था, उसमें भी परफेक्ट थी। हाँ, कल का लेक्चर आपने देखा होगा लाइव वाला, ठीक है? अगर आपको एनसीईआरटी सेशन ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मतलब मैं कंटिन्यू करूंगा उसको, ठीक है? उसको आप मतलब ले सकते हो उसका बेनिफिट, ठीक है? यस सर। चलो, तो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बात कर रहा हूं। डिसऑर्डर में देखो एक ही चीज है। अगर मैंने बताया था कि नॉर्मल केस में हम लोगों को ईयरली टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है? जरूरी भी है। इससे पता चलता है कि आपके ऑर्गन का हालचाल क्या है, ठीक है? ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहे हैं। और यूरिन के सैंपल से या ब्लड के सैंपल से आप बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेटर है कि आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही। आप समझ रहे हो? आपके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, यूरीमिया हो रखा है, मतलब ये किडनी आपकी यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस है, ठीक है? तो ये इंडिकेटर है कि आपके जो ऑर्गन है प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। क्लियर है बिल्कुल? तो बस मैं यही बताऊंगा, यूरीमिया इंडिकेटर होता है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी किडनी प्रॉपर आपकी फंक्शन नहीं कर रही। कौन इंडिकेटर होता है? यूरीमिया। यूरीमिया इज अ इंडिकेटर ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो माल फंक्शनिंग का मतलब होता है प्रॉपर फंक्शन ना करना। कौन इंडिकेटर होता है माल फंक्शनिंग का? आप बोलोगे यूरीमिया। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज इन ब्लड, यूरीमिया। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज इन ब्लड, अगर ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये बता रही है कि किडनी उसको बाहर निकालने में असमर्थ है। समझ रहे हो ना? वो प्रॉपर नहीं कर पा रही, यानी कुछ प्रॉब्लम है उसको। अब क्या प्रॉब्लम है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तब वो अल्ट्रासाउंड या जो भी है एटसेट्रा, बहुत सारी टेस्ट होते हैं, ठीक है? केएफटी और तमाम टाइप के टेस्ट करेंगे, तब समझ में आएगा किडनी को प्रॉब्लम क्या है। क्या किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, माल फंक्शनिंग हो रही है? क्या किडनी फेल हो रही है काम को करने में? क्या किडनी, ठीक है, काम करना बिल्कुल बंद कर चुकी है? और ऐसा है तो टॉक्सिक मटेरियल तेजी से आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके केस में आपको डायलिसिस कराने पड़ेगी, ठीक है? हीमोडायलिसिस यानी एक आर्टिफिशियल चैम्बर के थ्रू, किडनी के थ्रू आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, ठीक है? माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन बी लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, a condition called uremia which is highly harmful and may lead to kidney failure। बस ये क्या बता रही है? किडनी आपकी काम करना बंद कर रही है, किडनी फेल्योर, ठीक है? इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय, हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। हीमोडायलिसिस करते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, एक चैम्बर होता है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, हम पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्लियर बिल्कुल? हाँ, इसी को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो
अब हीमोडायलिसिस होती कैसे है जरा मैं ये बता देता हूं आपको, देन इसके बाद हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। ओके, नहीं है। हीमोडायलिसिस कैसे होती है? अच्छा, इसकी बनी हुई पीपीटी डालनी थी पर रह गई इसकी, कोई नहीं, टाइम बच जाता। जैसे मान लो हम्म, हाथों में एक आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी। हाथों में एक आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी, ठीक है, यहां से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। देखा भी होगा आपने, लोग इस तरीके से हाथ रखोगे पल्स देखने के लिए, ये ऐसे ऐसे धड़क रही है, रेडियल आर्टरी है। कुछ बेवकूफ लोग इसको कट भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होती, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं करती। और एक्चुअल में डायलिसिस के लिए हमें हाई प्रेशर से ब्लड चाहिए, तो हीमोडायलिसिस के लिए हम, ठीक है, रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं, एक आर्टिफिशियल चैम्बर में डालते हैं, मशीन में डालते हैं, जिसको प्यूरिफाई करती है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, इसी को हीमोडायलिसिस कहते हैं। तुम यहां पर हो या कहीं और हो? बैक स्लाइड, बैक में तो कुछ है ही नहीं अभी। बैक स्लाइड में तो मैंने हेडिंग ये बताया है, ये एनसीईआरटी की लाइन, कि यूरीमिया क्या होता है। अगर यूरिया का कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज इन ब्लड, यूरीमिया। ये किसका इंडिकेटर है? किडनी फेलियोर का इंडिकेटर है। तो क्या करना होगा आपको? ब्लड को प्यूरिफाई करना होगा, हीमोडायलिसिस करनी होगी, जो एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू होती है। अब क्या है ये आर्टिफिशियल किडनी, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ। तो ये है रेडियल आर्टरी, यहां से हम ब्लड लेंगे। एक आर्टिफिशियल किडनी को बनाने के लिए मैं एक चैम्बर बना रहा हूं। ये है एक आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। मान लो इसके अंदर एक ट्यूब लगी हुई है, इसको सेलोफियन ट्यूब बोलते हैं।
डायलाइजिंग फ्लूइड है, डायलिसिस। देखो समझना भाई, किडनी के अंदर तो फिल्ट्रेशन के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है। एक बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर सीक्रेशन हो जाता है, तब जाकर के फाइनल फिल्ट्रेट बनता है। बट यहाँ थोड़ी ना ऐसा हो पाएगा। तो यहाँ समझना होगा, यहाँ एक बार में ही सारा काम करना होगा। ब्लड में से सिर्फ एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकालना है, और जो काम की चीजें हैं उनको ब्लड में से नहीं निकालना, ठीक है। तो यहाँ हमने डायलाइजिंग फ्लूइड बनाया, इस ट्यूब के चारों तरफ एक फ्लूइड भर दिया, इसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, जो हमारे प्लाज्मा के बिल्कुल आइसोटोनिक होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन हमेशा प्लाज्मा का होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट का तो फिल्ट्रेशन होता है नहीं है। तो हमारे प्लाज्मा के बिल्कुल आइसोटोनिक होता है, समान होता है, पर एक चीज का अंतर होता है, क्या आप बोलोगे? इसके अंदर अंतर होता है नाइट्रोजनस बेस्ड। हमारे प्लाज्मा के अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होते। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर नाइट्रोजनस बेस्ड गायब कर दिए। अगर आपके ब्लड में नाइट्रोजनस बेस्ड होंगे, तो ब्लड में जो प्लाज्मा प्लाज्मा का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन इसका है, और जो चीजें बराबर होती हैं वो डिफ्यूज नहीं होती। डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होता है। तो हमने इस डायलाइजिंग फ्लूइड को प्लाज्मा के आइसोटोनिक किया, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड, ये इसमें नहीं होते। इसलिए अगर ब्लड में नाइट्रोजनस बेस्ड होंगे तो डिफ्यूज होकर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है वो आइसोटोनिक होगा, एक्सेप्ट क्या नहीं होगा? आप बोलोगे क्या आइसोटोनिक नहीं होगा? एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड। एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड, यानी इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं है और बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है। तो जब हम रेडियल आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट करेंगे, यहां से रेडियल आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट करेंगे और ट्यूब के अंदर डालेंगे, तो आप इस ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस बेस्ड होगा वो तो फ्लूइड में चला जाएगा। भाई जितना भी नाइट्रोजनस बेस्ड है वो यहां से निकल कर कहां जाएगा? फ्लूइड के अंदर, नाइट्रोजनस बेस्ड। और कुछ भी निकल के फ्लूइड में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके तो आइसोटोनिक है, समान है। समझ रहे हो? प्लाज्मा के आइसोटोनिक है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस्ड ही निकल निकल के कहां जाएगा? फ्लूइड में। नाइट्रोजनस बेस्ड, नाइट्रोजनस बेस्ड, ये निकल निकल के फ्लूइड में जाएंगे। नाइट्रोजनस बेस्ड, ये निकल निकल के फ्लूइड में जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी इस फ्लूइड में नहीं जाएगा। अच्छा एक चीज तो रह गई, मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको इस मशीन में ब्लड को डालने से पहले इस सारे ब्लड को आपको एक सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। इस सिस्टम में दो काम करने होंगे आपको, ठीक है। इस ब्लड के टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को, क्योंकि भाई बॉडी टेम्परेचर और यहाँ भाई जम ना जाए, तो टेम्परेचर को क्या करना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस करना होगा। कहीं बाहर जाके ब्लड इसमें कोएगुलेट ना कर जाए, तो इसमें आपको मिक्स करने होंगे क्या? मिक्स्ड करने होंगे क्या? क्या मिक्स करना होगा इसके अंदर आपको? इसमें आपको मिक्स करना होगा बेटा, ठीक है, एंटी कोएगुलेंट हेपारिन। एंटी कोएगुलेंट हेपारिन आपको इसमें मिक्स करना होगा, ठीक है। यहां से सीधा ब्लड आपने इस चैम्बर से कनेक्ट किया, इसमें आपने दो चीजें कर दी। अब एंटी हेपारिन डाल दिया, इससे ब्लड जमेगा नहीं बाहर, टेम्परेचर भी कम कर दिया, एंजाइमेटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब इस ब्लड को आप इस मशीन से कनेक्ट कर दोगे। अब इस ब्लड में से नाइट्रोजनस बेस निकल जाएंगे। अब फाइनली यहां से इसको निकालोगे, यहां से इस ब्लड को निकालोगे और सीधा इस वापस इसके अंदर कनेक्ट करोगे। अब इसके अंदर क्या करोगे? वापस टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करोगे ना।
इसके टेम्परेचर को इक्वल टू कर दोगे बॉडी टेम्परेचर के। और क्या काम करोगे भाई, हिपेरिन आपने बहुत ज्यादा मिला दिया था, तो अब एंटी हिपेरिन मिलाओगे, मिक्स्ड एंटी हिपेरिन। एंटी हिपेरिन, एंटी हिपेरिन इसके अंदर आप मिक्स कर दोगे, ठीक है। अब आपका ब्लड तैयार हो गया, आपका ब्लड तैयार हो गया। अब यहां से इस ब्लड को सीधा आप बॉडी में इंसर्ट कर दोगे। जब भी ब्लड कलेक्ट करते हैं रेडियल आर्टरी से करते हैं, और बॉडी के अंदर ब्लड डालना होता है, तो हम ये एंटर कराते हैं किसके अंदर, रेडियल वेन के अंदर। रेडियल आर्टरी रेडियल वेन ही क्यों चूज करते हैं, रेडियल आर्टरी ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होती, रेडियल वेन ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होती। वेन में ही क्यों डालते हैं, आर्टरी में क्यों नहीं डालते, क्योंकि वेन इसको यूनिफॉर्मली, ठीक है, हार्ट में लेके जाते हैं सारे वेन, और हार्ट से यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे किसी ऑर्गन पर इफेक्ट नहीं आता, किसी भी चीज के हाई और लो कंसेंट्रेशन का। इसलिए जब भी कोई ड्रग, कोई इंजेक्शन, बाहर का कोई भी पार्ट है, कोई भी चीज है, उसको हम डायरेक्ट आर्टरी में इंजेक्ट नहीं करते, क्योंकि आर्टरी सारी की सारी ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। वेन ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होती, सीधे ऑर्गन वेन में डाल करके इसको पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये तरीका है जिससे आप क्या काम करते हो, ठीक है, इस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, ठीक है, डायलिसिस के थ्रू आप ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है किसी को, यहां तक बताओ, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट, सिंपल है बेटा। सबसे पहले आपने हाथ में एक आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी, ठीक है, एक आर्टरी चूज करनी है, इसमें हाई प्रेशर होता है। रेडियल आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किया, इस ब्लड को, क्योंकि बाहर मशीन में डालना है, कहीं जम ना जाए, एंजाइमेटिकल एक्टिविटी ना हो जाए, तो एंजाइमेटिकल एक्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होती, तो ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आए आप। और इसमें हिपेरिन एक एंटी कोएगुलेंट होता है, ब्लड को जमने से रोकता है, उसको मिक्स कर दिया बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब आपका ब्लड किसी भी हालत में जमेगा नहीं। अब आपने इस मशीन में डाल दिया, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल किडनी बोलोगे, इसमें एक ट्यूब लगी हुई है, सेलोफियन ट्यूब, ठीक है, बस एक ट्यूब होती है सेलोफियन ट्यूब। इस ट्यूब एक तरीके से इस तरीके से होती है जैसे मानो आपका ग्लोमेरुलस है, कैपिलरी है उसकी तरह, पर इस ट्यूब से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल सब निकल सकते थे। तो हमने क्या काम किया, इसके बाहर एक फ्लूइड भरा होता है, इसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दी सारी चीजों की, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड। इसमें नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होते। अगर मान लो आपके ब्लड में नाइट्रोजनस बेस बहुत ज्यादा है, तो नाइट्रोजनस बेस हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन डिफ्यूज कर जाएंगे, और कोई चीज डिफ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन और बाहर की कंसेंट्रेशन बराबर है, आइसोटोनिक है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके ब्लड का पूरा प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिल्टर होने के बाद इस ब्लड के टेम्परेचर को, जो 0 था, बॉडी टेम्परेचर के बराबर करोगे। इसमें आपने बहुत सारा हिपेरिन मिला दिया था, जिसका बॉडी पर साइड इफेक्ट हो सकता है, तो एंटी हिपेरिन मिलाओगे, इससे इसका इफेक्ट खत्म हो जाए, और फिर इसको रेडियल वेन के अंदर आप इंजेक्ट कर दोगे। हो गया प्यूरिफिकेशन, इसी को डायलिसिस कहते हैं। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी मैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम करा रहा हूं, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब लास्ट में एनसीईआरटी में दो तीन चीजें दे रखी हैं, बस सिंपल है। जैसे ग्लूकोज यूरिया क्या है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, अगर यूरिन में आपके ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटर है अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है, यानी वो ग्लूकोज सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो यूरिन से बाहर निकल रहा है। सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो सेल क्या करेंगे भाई, भूखे तो रहेंगे ना, वो अंदर फैट जो स्टोर होगा ना, उसको ब्रेक करना चालू करेंगे, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। जब फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन तेजी से बढ़ता है, इट इज अ इंडिकेटर, ये भी एक इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है? आप बोलोगे कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया, तो कीटोन बॉडीज बनते हैं। तो कीटोन बॉडीज, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज भी दिख रहे हैं, तो ग्लूकोज भी दिख रहा है, कीटोन बॉडीज भी दिख रहे हैं।
तो ये तो दोनों बहुत खतरनाक इंडिकेटर हैं डायबिटीज के, क्योंकि मतलब सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, सेल फैट को इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन कर रही है, कीटोन बॉडीज बन रहे हैं, तो कीटोन बॉडीज यूरिन से निकल रहे हैं, ग्लूकोज भी यूरिन से निकल रहा है, तो दोनों ही डायबिटीज मेलाइटस के इंडिकेटर हैं। डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। एक होता है रीनल कैलिकुली, कैलिकुली का मतलब स्टोन। और आपकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सलेट हैं, आप सोडियम ऑक्सलेट ज्यादा खाते हो, पोटेशियम ऑक्सलेट ज्यादा खाते हो, तो धीरे धीरे ये ऑक्सलेट्स डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर और किडनी स्टोन बना देते हैं, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट ये स्टोन बनाने का काम करते हैं, तो इसको किडनी स्टोन बोलते हैं, ठीक है। चलो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस किसी के आगे लगा हुआ है, इट इज द इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लामेशन। आइटिस कहीं भी लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है? इन्फ्लामेशन। अगर आपके ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलेंगे, समझ रहे हो ना? इन्फ्लामेशन, सूजन, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। ये एनसीईआरटी के सारे फंक्शन है। एक माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी मैंने समझा दिया, इसके लिए आपको हीमोडायलिसिस करने पड़ेगी, यूरीमिया इसका इंडिकेटर है। दूसरा मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल किडनी पूरी बता दी मैंने। दूसरा मैंने बता दिया ग्लाइकोज यूरिया, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये डायबिटीज का इंडिकेटर है। कीटोन यूरिया, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज बढ़े हुए हैं, ये भी डायबिटीज का इंडिकेटर है, ठीक है। रीनल कैलिकुली, किडनी स्टोन, अगर आपकी डाइट में ऑक्सलेट ज्यादा है, देखा होगा किडनी स्टोन होने पर आपको अमरूद खाने को मना किया जाता है, टमाटर खाने को मना किया जाता है, क्योंकि इनके बीजों में ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होते हैं, इट इज अ डेंजरस कंडीशन, ठीक है। और आइटिस किसी के आगे लगा हुआ है तो ये इन्फ्लामेशन होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये आपका यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से एंड हो जाता है। अब चालू करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब बताओ, यहां किसी को कोई डाउट है? यस बेटा, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई भी ड्रग, कोई भी चीज ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड ही क्यों ना हो बाहर से, उसको हम डायरेक्ट आर्टरी में इंजेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आर्टरी हमारे शरीर के डीप होते हैं, अंदर होते हैं। बहुत कम आर्टरी होते हैं जो सुपरफिशियली होते हैं, पहली बात। आर्टरी ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, हर आर्टरी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जा रही है। आपने दवा दी है किसी और ऑर्गन के लिए और आपने आर्टरी में लगा दी तो किसी और ऑर्गन में चली गई। इसलिए आपको जो भी चीज बॉडी में इंजेक्ट करनी होगी वो ऐसी जगह करनी होगी जो ऑर्गन स्पेसिफिक ना हो। तो सारी वेन ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि आप किसी भी वेन में कोई भी ड्रग या कोई ब्लड या कोई भी फ्लूइड इंजेक्ट करते हो, पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट से यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो भी चीज इंजेक्ट करोगे वो वेन में करोगे, आर्टरी में नहीं करोगे। इसलिए यहां पर हम रेडियल वेन चूज करते हैं इंजेक्ट करने के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? समरी बेटा ऑलरेडी 1.2 में मैंने दे रखी है, इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया है कि हर चैप्टर की समरी मैं वहां करा रहा हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां से समरी निकालोगे, यहां से आप डिटेल पढ़ ही रहे हो। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन मैंने इवनिंग में एक सेशन चालू कर ही दिया है वाईटी पर, जो रोज पर डे चल रहा है। 1 से 1.25 घंटे का मैक्स सेशन है, इससे अलग का नहीं है, ठीक है। 1 से 1.25 मैक्स, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता उसमें। आपकी 3 से 4 लेक्चर में, हार्डली 3 से 4 लेक्चर में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि खाली एनसीईआरटी नहीं है उसमें, पूरी एनसीईआरटी में करा रहा हूं, ढेर सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। और कंसेप्ट एनसीईआरटी का कोई छोड़ ही नहीं, रीडिंग नहीं करा रहा है, ऐसे बस रीडिंग कराना चालू कर दी। एनसीईआरटी के एक एक कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। यूट्यूब पर अब तक लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी रीड कराई है, ठीक है, मैं रीड नहीं करा रहा, एक एक एनसीईआरटी की लाइन को क्रिस्टल क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो 3 चीजें अगर आप कर लेते हो तो मुझे तो नहीं लगता कुछ आपका बच रहा है। समरी ऑलरेडी मैं दे रहा हूं 1.0 के साथ, 2.0 के अंदर मैं बता रहा हूं, पूरी थ्योरी एकदम क्रिस्टल क्लियर करा रहा हूं, और वाईटी पर मैं आपको एनसीईआरटी दे रहा हूं। और लास्ट में एक एनसीईआरटी बैच आपको मिलेगा ही, जिसमें हम फिर से एक बार एनसीईआरटी करा देंगे। मतलब ऑलरेडी हम बहुत इतना दे रहे हैं ना, इतने से मतलब अगर आप डाइजेस्ट कर गए, मतलब ये है, ठीक है। मैं ओवरडोज भी नहीं देनी चाहिए, तो यार मतलब आपकी कमांड हो जाएगी, मैं इतना पता है मुझे, ठीक है। पर आपने डाइजेशन अच्छे से कर लिया। खाली पढ़ने से काम नहीं चलता, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो ये भी एक मतलब मायने रखता है, ठीक है।
नहीं खा लिया उससे काम नहीं चलेगा, खा कैसे रहे हो, ठीक है, वो चीज मायने रखती है। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई डाउट है किसी को? अच्छा, चलो ठीक है। एक्चुअल में चैप्टर अभी स्लो ही रख रहा हूँ, देखो मैं तो बहुत स्लो चलाता हूँ, बहुत स्लो, मतलब मैं इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, इतनी चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ाता हूँ, बहुत तेज तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। हाँ टाइम ज्यादा है एक्चुअल में, टाइम बहुत ज्यादा दे दिया है, क्योंकि एक्चुअल में बस यही है कि तुम्हारा बैच लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको एंड डेट सबकी बराबर ही है, सबको बराबर ही एंड करना है जिससे कि प्रॉपर टाइम मिल जाए। तो इतने टाइम के अंदर 2.5 घंटे के अंदर तो यार मैं मतलब ना चाहते हुए ज्यादा हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो इसलिए हाँ। हाँ बेटा 1.2 में लोकोमोशन और मूवमेंट का समरी है, जिसमें एक ही लेक्चर में मैंने पूरा लोकोमोशन और मूवमेंट करा दिया है 2 घंटे के अंदर पूरा, ठीक है, पूरा लोकोमोशन मूवमेंट है, वहां से समरी करनी है तो आप कर सकते हो। यहां पर मैं 2 लेक्चर लूंगा, 2 से ढाई, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2.5-3 लेक्चर हो जाएंगे, क्योंकि यहां मैं समझाऊंगा एक एक चीज को प्रॉपरली, ठीक है, एक लेक्चर के अंदर मसल्स, एक लेक्चर के अंदर बोन्स, और अगर थोड़ा बहुत बचता है दोनों में से कुछ भी तो तीसरा लेक्चर में एंटर कर जाऊंगा, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं। अब आ जाओ एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। एनसीईआरटी का पहला पैरा, एनसीईआरटी के पहले पैरा के अंदर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अमीवॉइडल मूवमेंट की बात करता हूं, अमीवॉइडल मूवमेंट, अमीवा की तरह किसी चीज का रोटेट होना अमीवॉइडल मूवमेंट कहलाता है, ठीक है, सॉरी, अमीवॉइडल मूवमेंट सूडोपोडिया, जैसे आप अमीवा के अंदर मूवमेंट किस चीज की हो रहा है, अमीवॉइडल मूवमेंट क्या है समझो मेरी बात, अमीवा अपने शेप को चेंज करता है, सूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, वो मूवमेंट है। और अमीवा के अंदर जो सूडोपोडिया का मूवमेंट हो रहा है वो उसके लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या होता है समझो मेरी बात, ठीक है, समझो। प्लांट का फीचर है एक ही जगह खड़े होकर के हिलना, ये क्या है, प्लांट का फीचर है। तो प्लांट क्या कर रहे हैं, आप बोलोगे मूवमेंट कर रहे हैं, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मेरा जॉ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मेरी टंग क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मेरी नेक मूवमेंट कर रही है, मेरी आईज मूवमेंट कर रही है, मेरी, ठीक है, कमर मूवमेंट कर रही है, मेरी बैक मूवमेंट कर रही है, आप समझ रहे हो, पर क्या मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन मूवमेंट की वजह से, नहीं। अगर मेरे पैरों के मसल्स में मूवमेंट हो रहा है तो मेरी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी मेरी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगर मेरे पैरों की मसल्स में मूवमेंट हो रहे हैं तो मेरी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है। अगर मेरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है किसी मूवमेंट की वजह से, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो मैं आगे बताने वाला हूं। पर लोकोमोशन समझाने से पहले मैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करूंगा, ठीक है। तो अमीवॉइडल मूवमेंट देखा होगा, हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो अमीवॉइडल मूवमेंट शो करते हैं, आप समझ गए ना। अमीवा आपने देखा होगा, अमीवा सूडोपोडिया बना करके अमीवॉइडल मूवमेंट शो करता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ बेटा, अमीवॉइडल मूवमेंट, ठीक है, अमीवा की तरह मूव करना, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैक्रोफेज होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स, वो भी अमीवॉइडल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो अमीवॉइडल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अमीवॉइडल मूवमेंट में होता क्या, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन, जगह नहीं है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म,
with the help of cytoskeleton microfilament। ठीक है, जैसे मान लो ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें फिलामेंट्स हैं। इन फिलामेंट्स की वजह से इसमें जो, अच्छा एनसीईआरटी ने साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोला है, प्रोटोप्लाज्म लिख रहा हूं। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो है, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंटिन्यू रोटेट कर रहा है। प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यू क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। इसके रोटेशन की वजह से, प्रोटोप्लाज्म के रोटेशन की वजह से सूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया और मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया, मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया, ये क्या कराता है, लोकोमोशन। ये सारी बातें समझा दी मैंने। अगर मैं अमीवर्डल मूवमेंट की बात करता हूं तो यहां पर साइटो या प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या हो रहा है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है। इसकी वजह से सूडोपोडिया बन रहे हैं, और सूडोपोडिया के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अमीबा के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। तो अमीवाडल मूवमेंट समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। हाँ, यस, सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, बट कुछ मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आ गया या नहीं आया, यहां तक कोई डाउट आया? ठीक है, आ गया। तो एक बात तो ये समझनी है, मैं एनसीईआरटी की लाइनें यहां थोड़ा समझा रहा हूं। ठीक है, अब ऐसे मूवमेंट हमारी बॉडी में कहां कहां देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, यहां पर अमीबा तो है ही, अमीबा तो है ही, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके अलावा मैक्रोफेज, इन सब के अंदर इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम सिलियरी मूवमेंट की बात करते हैं, सिलियरी मूवमेंट की बात कर लेते हैं। सिलियरी मूवमेंट की बात कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं। अगर मैं सिलियरी मूवमेंट की बात करता हूं तो सीलिया ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है सीलिया, एक होता है फ्लैजिलम। ठीक है, तो दोनों ही चीज बता देता हूं उसके अंदर में, सीलिया एंड फ्लैजिलम। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, डिटेल तो आप जानते ही हो। अगर मैं सीलिया की बात करता हूं तो सीलिया न्यूमेरस होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, अगर मैं सीलिया की बात करता हूं तो आपको पता होगा
कि हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिलियरली एपिथेलियम मिलती है। ठीक है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में सिलियरी एपिथेलियम मिलती है। यस, ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी नहीं बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सिलियरली एपिथेलियम मिल रही है वो म्यूकस का कंटिन्यू फ्लो करा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका कंडक्टिंग जोन मैंने बताया भी था आपका। ठीक है, उसके फंक्शन सारे के सारे आ जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलियरली मूवमेंट हो रहे हैं, वो आपके एग और फर्टिलाइज एग को यूट्रस की तरफ ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो सीलिया हो गए। तो सीलियरली के एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फैलोपियन ट्यूब, दो एग्जांपल ध्यान रखो। और ठीक है, पैरामीशियम में भी देखने को मिल जाते हैं सीलिया, पैरामीशियम। हाँ, अगर मैं बात करता हूं फ्लैजिलम की, देखो फ्लैजिलम के अंदर ध्यान रखना है, स्पम के अंदर एक फ्लैजिलम होता है, स्पम के अंदर एक फ्लैजिलम होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ, स्पलम के अंदर एक फ्लैजिलम होता है जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट की वजह से स्पम लोकोमोशन कर पाता है। स्पम में फ्लैजिलम होता है। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा स्पॉन्जिस पढ़ाऊंगा अभी आपको, उसमें कॉलर सेल होते हैं पॉरीफेरा के अंदर, उनके अंदर भी फ्लैजिलम होता है जो वाटर करंट जनरेट करता है। उसके मूवमेंट की वजह से स्पॉन्ज के अंदर वाटर आता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है, ऑस्टिया से वाटर आता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। तो वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर स्पॉन्जिस के अंदर फ्लैजिलम की वजह से बनता है। और पैरामीशियम के अंदर भी फ्लैजिलम होता है, युगलिना के अंदर भी फ्लैजिलम होता है। याद आया ना। हाँ, तो कुछ एग्जांपल इसके अंदर ध्यान रखने हैं आपको। एक तो स्पर्म, स्पर्मेटोजुआ, ठीक है, इसके अलावा पैरामीशियम, एक बात ध्यान रखना, पैरामीशियम की अगर मैं बात करता हूं तो पूरी बॉडी पर छोटे छोटे न्यूमेरस न्यूमेरस सीलिया होते हैं, और उसके साइटोफेरिंग्स के अंदर भी सीलिया होते हैं, और एक पर्टिकुलर पोल पर उसका एक सिंगल फ्लैजिलम लगा होता है। फ्लैजिलम सिंगल होता है, सीलिया न्यूमेरस हो सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा युगलिना, ठीक है, और कहां देखने को फ्लैजिलम मिलेगा, स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के अंदर, इन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्लैजिलम। ठीक है, जो कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी ना किसी, जिनके मूवमेंट से कहीं लोकोमोशन हो रहे हैं तो कहीं कोई वाटर करंट जनरेट हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट के अंदर ध्यान रखना है, सारे मस्कुलर मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, जैसे मूवमेंट ऑफ टंग, लिम्स, एटसेट्रा। ठीक है, बट टंग का मूवमेंट, ठीक है, क्या लोकोमोशन कराता है, नहीं। ठीक है, लिम्स के मूवमेंट, अपर लिम्स के मूवमेंट कोई लोकोमोशन नहीं कराते, पर लोअर लिम्स के मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने यहां दे दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब साफ साफ एनसीईआरटी लिख रही है, अब इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पर कि सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस। भाई कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से प्लेस चेंज हो जाता है, आप समझ रहे हो, इस या लोकेशन चेंज हो जाती है। तो ऐसे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री, ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री जो आपकी इच्छा के अनुसार हो रहे हैं। ठीक है, आपकी इच्छा से अनुसार होने वाले, यहां इनवॉलेंट्री कर सकता था मैं, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट कभी भी लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लोकोमोशन एनिमल क्यों करता है जरा बताओ, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, ठीक है, प्रे से बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, आप समझ रहे हो। तो ये अपनी इच्छा के अनुसार होंगे, तो हमेशा वॉलेंट्री मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारे नहीं कुछ।
इसलिए मैं कहा था कि सारे के सारे लोग मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, बट सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो ये लाइन ध्यान रखनी है। अब लोकोमोशन किस पर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन किस पर डिपेंड करते हैं? ठीक है, मेथड ऑफ लोकोमोशन दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, उनका हैबिटेट क्या है और डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ लोकोमोशन किस पर डिपेंड करता है, जरा बताओ। जैसे मैंने बताया था रेस्पिरेशन का मेथड किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे डाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, ऐसे ही कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स किस टाइप की मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछा जाए मेथड ऑफ लोकोमोशन किस पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर, उनका हैबिटेट क्या है, पानी में है तो अलग तरीके से लोकोमोशन होगा, ठीक है, अर्थ पर है अलग तरीके की लोकोमोशन होगा, हवा में है तो अलग तरीके से लोकोमोशन होगा, और डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल चल रहा हूं पर पीछे शेर आ जाएगा तो मैं नॉर्मल चलूंगा, डिमांड ऑफ सिचुएशन चेंज हो गई, मैं दौड़ लगाऊंगा तो मेरा लोकोमोशन का मेथड चेंज हो गया, सिंपल सी बात है। तो डिमांड ऑफ सिचुएशन और उनके हैबिटेट इन दो पर डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी एनिमल का, ठीक है, लोकोमोटरी मेथड। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है एनसीईआरटी की लाइनों से। अब हम बेसिक चालू करेंगे, ठीक है सर, बैक स्लाइड, ओके, नोट कर लो उसको, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। हाँ बेटा, मोस्टली फ्लैजुलम लोकोमोशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ऐड कर सकते हो, बिल्कुल सही, आप सही कह रहा है बच्चा, मैंने एनसीईआरटी ने एक चीज और दे रखी है, मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स, इसी में ऐड कर देता हूं, मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स जो हाइड्रा में होता है। एक लाइन और ऐड करो, मूवमेंट्स ऑफ टेंटिकल इन हाइड्रा। अगर हाइड्रा का डायग्राम बनाओगे ना तो हाइड्रा इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये, और इसमें इस तरीके से टेंटिकल्स लगे होते हैं, हाइड्रा में टेंटिकल्स लगे होते हैं, और टेंटिकल्स के मूवमेंट की वजह से ही हाइड्रा के अंदर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो पाता है, टेंटिकल्स की वजह से ही फूड को पकड़ पाता है। इनको हम डिटेल में बात भी करेंगे, अभी हाइड्रा पढ़ाएंगे तब। तो हाइड्रा की जब बात करेंगे तो हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, तो इनका जो मूवमेंट होता है टेंटिकल्स का, ये भी लोकोमोशन के लिए, फूड के कैप्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट यानी तेजी से होने वाला रोटेशन। कौन बच्चा है? पवार विक्की, यार इसको समझ में नहीं आती इन बच्चों को, अभी मैं क्या 3 बार बता चुका हूं, रिवीजन क्लास का मतलब है समरी। समरी हमने 1.0 में ऑलरेडी हम देते जा रहे हैं, और 2.0 के बच्चों को वहीं से समरी करनी है, क्योंकि सेम समरी दो जगह नहीं आएगी, तभी तो आपको 1.0 का सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया है, समरी आप वहां से कवर कर लो, ठीक है। समरी का मतलब होता है पूरे लेक्चर को हमने सिंगल लेक्चर में कन्वर्ट किया है, इसको समरी या रिवीजन कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ओके, चलो, हो गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड, ये एनसीईआरटी की वो लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां से चालू करते हैं मसल्स, यहां से चालू होगा मसल्स का कंसेप्ट, ठीक है। तो मसल्स, अभी मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा, इनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, ठीक है, स्पेशल टिश्यू है। नंबर ऑफ मसल्स एनसीईआरटी में नहीं है, पर जो बच्चे, ठीक है, सीयूटी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक पतले से इंसान के अंदर और एक WWF के फाइटर के अंदर नंबर ऑफ मसल्स सेम होते हैं, यानी मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी हो सकती है पर हाइपरप्लेसिया नहीं होता। जन्म लेते समय किसी भी बच्चे के अंदर जितनी मसल्स होती हैं,
ठीक है, उतनी मसल्स उसकी फिक्स रहती हैं, नंबर ऑफ मसल्स कभी बढ़ता नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नंबर मसल्स फिक्स्ड है, कम हो सकता है, मसल्स कम हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, पर मसल्स डिवाइड ही नहीं करते, मसल्स बनते नहीं है डिवीजन करके और आगे नहीं बढ़ते, रिपेयर होते रहते हैं पर बन नहीं सकते। समझ में आया? हाँ, तो नंबर ऑफ मसल्स अगर मैं बात करूं कितना होता है, 639। नंबर ऑफ मसल्स कितना होता है आपसे कहेंगे किसी एडल्ट के अंदर, तो 639। इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन कई जगह पूछा जा सकता है, कुछ पेयर्ड होते हैं कुछ अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, पेयर्ड की बात करें लगभग 317। ठीक है, और अनपेयर्ड कितने होते हैं, लगभग 5। ठीक है, काउंट कर लो, इसको पेयर्ड कर लो, उसको अनपेयर्ड कर दो। ठीक है, काउंट करोगे तो लगभग इतना बैठेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं, 639। हाँ, ये लिखना है बेटा। ठीक है, जितना मैं लिखा रहा हूं वो तो लिखना ही है। और एनसीईआरटी की लाइन पूछी जाती है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर बॉडी वेट का मसल्स कितना होना चाहिए, 40 से 50%। इतना मसल्स होना चाहिए, इससे कम अगर मसल्स है तो टाइप 2 डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर कैसे? तो वो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं निकलता, और टाइप 2 डायबिटीज के केस में इंसुलिन जिन रिसेप्टर से बाइंड करता है उन रिसेप्टर का डीजनरेशन हो जाता है। अच्छा, इंसुलिन के रिसेप्टर मिलते कहाँ हैं? इंसुलिन के रिसेप्टर आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर मिलते हैं और लिवर में मिलते हैं। अगर आपके मसल्स कम है, डेवलप नहीं है बहुत ज्यादा, यानी आपके बॉडी वेट का 40 से 50% नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 40 से 50% बॉडी वेट का ह्यूमन एडल्ट के अंदर मसल्स होना ही चाहिए। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो लगभग 40 से 50% इतना मसल्स तो होना ही चाहिए बॉडी वेट का एक एडल्ट के अंदर। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, मसल्स की 4 प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक प्रॉपर्टी तो मसल्स और नर्व की बड़ी कॉमन है, एक्साइटेबिलिटी। अगर किसी भी सेल की मेम्ब्रेन पर पोलैरिटी है, पोलैरिटी समझते हो, चार्ज है, वो भी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, या अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, कुछ भी, अगर किसी भी सेल की मेम्ब्रेन पर, समझना, चार्ज है, पोलैरिटी है, हाँ बेटा क्या हुआ? अरे यार, बस थोड़ी आउटडोर गेम खेलो, कैसे पता करें कितना है, सिर्फ आउटडोर गेम खेलो, आउटडोर गेम खेलोगे तो मसल जितनी जरूरत है उतनी मेंटेन रहेगी। समझ रहे हो? चक्कर में मत पड़ो, ओनली आउटडोर गेम खेलो। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एक्साइटेबिलिटी, अगर किसी भी सेल की मेम्ब्रेन पर पोलैरिटी है, सेल की मेम्ब्रेन पर चार्ज है, तो नॉर्मल सेल नहीं है, वो एक्साइटेबल सेल है। तो ध्यान रखना है, नर्व के जो नर्व होती है, पढ़ाने वाला हूं अगला चैप्टर, उसकी मेम्ब्रेन पर भी चार्ज होता है और मसल्स के ऊपर भी चार्ज होता है, तो दोनों के ऊपर चार्ज होता है, दोनों के अंदर एक्साइटेबिलिटी मिलती है। तो एक्साइटेबिलिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन, ये ध्यान रखना है, एक्साइटेबिलिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन नर्व सेल। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है, नर्व सेल में भी मिलती है और मसल सेल में भी मिलती है। अब 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ओनली और ओनली मसल सेल में मिलती है, नर्व सेल में नहीं मिलती। क्या क्या? कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। फिर से बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, समझ रहे, फैलने की क्षमता, कॉन्ट्रैक्ट करने की, और इलास्टिसिटी, जैसे आपके इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक छोड़ दो फिर आ गई, समझ, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स में मिलती है, नर्व में नहीं मिलती। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी हो गई, आपको चारों प्रॉपर्टी ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। पहली मैंने एक्साइटेबिलिटी बताई है जो नर्व में भी मिलती है, फिर है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फिर है एक्सटेंसिबिलिटी, फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता,
ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नर्व के अंदर मिलती है, ये नर्व और सॉरी ये तीन प्रॉपर्टी स्पेसिफिक मसल्स के अंदर मिलती हैं, जबकि एक्साइटेबिलिटी मसल्स और नर्व दोनों के अंदर मिलती है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? यस, न्यूरॉन या नर्व सेल भी एक्साइटेबल होते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, बेसिक कुछ बातें मैंने स्लाइड से बना के रखी होगी, हाँ स्लाइड बनी हुई है। जैसे मसल्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, स्केलेटल मसल्स में लेके चल रहा हूं भाई, सारे मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं, जो कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री है। स्ट्राइटेड होते हैं, स्ट्राइटेड का मतलब होता है इन मसल्स में लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटिव बने होते हैं, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मसल्स जिनमें लाइट एंड डार्क अल्टरनेटिव बने होते हैं वो नॉर्मल मसल्स नहीं है, उनको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइटेड, जिनमें लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटेड होते हैं। और लाइट एंड डार्क बैंड को बनाने के लिए ट्रांसफर्स बैंड होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड को बनाने के लिए ट्रांसफर्स बैंड होते हैं। ऐसे मसल्स में जिनमें ट्रांसफर्स बैंड होते हैं उनको हम स्ट्राइप्ड बोलते हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स। तो अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं, नंबर 1 वॉलेंट्री होते हैं, नंबर 2 स्ट्राइटेड होते हैं, नंबर 3 स्ट्राइप्ड होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब है आपके कंट्रोल में होते हैं, स्ट्राइटेड का मतलब है लाइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं, स्ट्राइप्ड का मतलब है लाइट एंड डार्क बैंड बनाने वाले बैंड ट्रांसफर्स बैंड होते हैं, इस तरीके से ट्रांसफर्स बैंड होते हैं जो लाइट एंड डार्क बैंड बनाते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी समझना। और चौथी प्रॉपर्टी है स्केलेटल मसल्स की, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहु केंद्र की, समझ रहे हो। और यहां एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया है मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए, सिंसाइसियम, जिस पर क्वेश्चन आता है, मैंने लगा दिया ऑलरेडी, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंसाइसियम। अब बात आती है सर सिंसाइसियम क्या होता है? बिल्कुल सही, बच्चा तो पूछेगा सिंसाइसियम क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम बॉटनी में भी कराते हैं सिंसाइसियम, और भी कई जगह कराते हैं। समझो, एक सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका क्या है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन कंटिन्यू हो जाए विदाउट साइटोप्लाज्म डिवीजन। सेल का न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बिना, तो वो कंडीशन क्या होगी? हाँ, कोकोनट, बिल्कुल सही, वहां भी पढ़े होगे आप, ठीक है। तो वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है, जैसे कोकोनट का बच्चा बात कर रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या हो सकती है कि सेल का न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा, कई सेल आके फ्यूज हो गए आपस में, तो वो भी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, फ्यूजन हो गया, समझ रहे हो। सिनगैमी, सिन मतलब होता है फ्यूज होना, सिन मतलब होता है फ्यूज होना, सिनगैमी टर्म सुना होगा आपने, कहीं भी सिन आ गया मतलब फ्यूजन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिनसाइसियम हो गया, क्योंकि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब भ्रूणी अवस्था होती है तो मसल फाइबर बनते कैसे हैं? छोटे छोटे सेल्स होते हैं मायोब्लास्ट, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, लगभग 100 या उससे ज्यादा मायोब्लास्ट, मायो मतलब कॉन्ट्रेक्शन, ब्लास्ट मतलब डिवाइड करने वाले सेल, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने वाले जो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं उनको मायोब्लास्ट बोलते हैं। 100 या 100 से ज्यादा मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक सिंगल सेल बनाते हैं या सिंगल फाइबर बनाते हैं, इसको मसल फाइबर बोलते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिंसाइसियम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने बताया भी था कि स्केलेटल मसल्स ओनली हाइपरट्रॉफी शो करते हैं, थिकनेस बढ़ा सकते हो, नंबर नहीं। एक WWF के फाइटर की मसल्स बहुत मोटी होते हैं क्योंकि उनकी थिकनेस ज्यादा होती है, नंबर तो उतना ही होता है जितना एक सूखे पहलवान के अंदर मसल्स के अंदर होता है, उतना ही इसके अंदर मसल्स होंगे, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। हाइपरट्रॉफी मतलब साइज बढ़ना, हाइपरप्लेसिया मतलब नंबर बढ़ना, ये मेडिकल टर्म्स हैं, अभी तुम्हारे मतलब के नहीं है, पर मैंने फिर भी लिख दिया है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? मायोब्लास्ट सेल तो बेटा एम्ब्रियो के अंदर बनते हैं ना, मायो मतलब कॉन्ट्रेक्शन, ब्लास्ट मतलब डिवीजन करने वाले। स्टार्टिंग में जो सेल होते हैं, जैसे आपने सुना एराथ्रोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट, ठीक है, मेगा कैरियोब्लास्ट, समझ रहे हो, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये वो सेल होते हैं जो आगे जाकर के स्टेबल सेल को बनाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आप समझ रहे हो। हाँ, ब्लास्ट किसी सेल के आगे लगा हुआ है, यानी वो सेल निरंतर डिवीजन करने की क्षमता रखती है, जबकि एक नॉर्मल सेल निरंतर डिवीजन नहीं करती, आप समझ रहे हो। एक नॉर्मल सेल अगर निरंतर डिवीजन करना चालू करते नॉर्मल सेल, तो वो कैंसर सेल हो जाती है, इट इज अ डेंजरस, ठीक है, बहुत खतरनाक होती है, ठीक है।
तो मायोब्लास्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, 100 से ज्यादा मायोब्लास्ट मिलकर के फ्यूज कर देते हैं और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं एक मसल के स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि मसल्स का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ किया है ऑलरेडी, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, 2 मिनट लगते हैं वैसे ड्रॉ करने में। ये मानो एक बोन है, बोन से हमने एक स्केलेटल मसल्स को जोड़ के रखा है, और बोन से जो स्केलेटल मसल्स को जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। बोन को स्केलेटल मसल से टेंडन जोड़ते हैं, और बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ते हैं, जो मैं टिश्यू में पढ़ाऊंगा आपको, कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, ये एक स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स। एक्चुअल में स्केलेटल मसल्स है क्या? आप बोलोगे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो छोटे छोटे अंदर बंडल दिख रहे हैं ना आपको, इनका इनका पूरा एक बंडल है, यानी बंडल ऑफ फेसिकल्स। जो ग्रीन कलर के अंदर सर्किल दिख रहे हैं ये फेसिकल्स है, और इन सारे फेसिकल्स को बांधने के लिए अंदर कोलेजन फाइबर दिख रहे होंगे आपको, व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर, इसको फेसिया बोलते हैं। समझना, मसल्स क्या है? मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, ठीक है, विच बाइंड टुगेदर बाय फेसिया। तो बंडल क्या है? बंडल क्या है भाई? बंडल क्या है? बंडल ऑफ, बंडल क्या है, सॉरी, मसल्स क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। ये फेसिकल्स के बंडल हैं जो आपस में बंधे हुए हैं कोलेजन फाइबर से। इस कोलेजन फाइबर को हम फेसिया बोलते हैं। अरे तुम, अब चलो ये डायग्राम बना हुआ है, अब इसको देख लो, आगे बना दिया करूंगा। मैं थोड़ा सा तुम्हारा टाइम बचाना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिससे कि मैं रिवीजन ज्यादा करा दूं, इसलिए एक दो डायग्राम मैंने डाल दिए हैं आज। ठीक है, क्योंकि आज, क्योंकि मसल्स का टॉपिक में सिंगल लेक्चर में कराना चाह रहा था, बस ये है और कुछ भी नहीं। ठीक है, वैसे तो मैं सब कुछ एक एक चीज लिख लिख के करा ही रहा हूं मैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तुम कहते हो यहाँ तक छोड़ दो, पर थोड़ा सा मैच्योरिटी तो लाने पड़ेगी, इतना थोड़ी ना है हम लोग कि बच्चे हैं सर, बिल्कुल नहीं हम समझ पाते हैं। अच्छा, इसको तो बना ही रहने दो, कवरिंग को क्यों हटा रहा हूँ मैं? खुश कुछ है नहीं यार, कुछ भी। चलो, मेरा बस ये रहता थोड़ा टाइम बचे और कुछ भी नहीं है। इनको भी हटा दो, लो, सब हटा दो, दोबारा लिख देंगे और क्या है यार, तुम्हें क्या है सर, लिख दो एक बार तो समझ में आता है। ठीक है, मैं खुद ही लिखा के कराता हूँ, मैं डायग्राम तो बस यूज कम ही करता हूँ, रिवीजन में करता हूँ। अब इतना तो छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। समझ लो, ये बोन और मसल्स आपस में जुड़े हुए हैं टेंडन की हेल्प से। ठीक है, मसल्स क्या है? मसल्स इन छोटे छोटे सर्किल का बंडल है। इन सर्किल को क्या बोलते हैं? इन सर्किल को हम फेसिकल बोलते हैं। समझ रहे हो? ये सारे फेसिकल आपस में बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए? कोलेजन फाइबर। इन कोलेजन फाइबर को हम क्या बोलते हैं? फेसिया। इन कोलेजन फाइबर को हम क्या बोलते हैं? फेसिया। फेसिया इज अ कोलेजन फाइबर। फेसिया क्या है? फेसिया कोलेजन फाइबर है जो इन फेसिकल्स को बांधे हुए हैं। तो बंडल इज अ, मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। ठीक है, अब एक फेसिकल को बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, अब समझो, एक फेसिकल को बाहर निकाल के दिखा रहा हूं। फेसिकल क्या है? एनसीईआरटी लिखती है इट इज अ मसल बंडल, जो मसल्स के बंडल हैं जो मसल्स को बनाते हैं, या बंडल ऑफ मसल फाइबर, क्योंकि फेसिकल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? मसल फाइबर। ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये है एक मसल फाइबर। तो आपसे कहा जाए फेसिकल क्या है? फेसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, ये एक मसल फाइबर है।
हाँ बेटा, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? मसल फाइबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा समझो बस, है ना। मसल फाइबर की बात कर रहा हूं, जो कैसे थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर। तो मसल फाइबर, कई मसल फाइबर के जो बंडल होते हैं, समझ रहे हो, उनके मिलने से फेसिकल बनता है। और कई फेसिकल के जो बंडल होते हैं उनके मिलने से मसल बनती है। सिंपल सी बात है, बताएं तुम क्यों नहीं समझते हो छोटी छोटी बातें, ठीक है। अगर मसल फाइबर की बात करता हूं, ठीक है, तो मसल फाइबर कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मसल फाइबर कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मसल फाइबर की अगर बात करें तो उसके अंदर एक लेयर होती है, ये एक लेयर होती है, ये लेयर। मसल फाइबर के अंदर एक लेयर होती है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर भी एक लिक्विड होगा। इसमें एक लिक्विड होगा, इसमें एक लिक्विड होगा, ठीक है। इस लेयर को तो बोलते हैं सार्को, सार्कोलेमा। अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। लेयर को बोलते हैं सार्कोलेमा और लिक्विड को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मैंने बताया, तो ऐसे न्यूक्लियस इसके पेरिफेरी पे पड़े होते हैं बहुत सारे, ये न्यूक्लियस हैं। अच्छा, इस प्लाज्मा के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, इसके अंदर भी कुछ फाइबर फ्लोट कर रहे होते हैं, समझा देता हूं मैं। इसके अंदर भी कुछ फाइबर हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। एक फाइबर को बाहर निकाल के दिखाते हैं। एक फाइबर को बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये जो फाइबर दिख रहा है ना, ये मायोफाइब्रिल है। ये मायोफाइब्रिल है, जो फाइबर बाहर निकाला है ना मैंने, ये मायोफाइब्रिल है, ये मायोफाइब्रिल है। और दो ये जेड लाइंस होती हैं, यहां पर लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलेंगे, लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड। और लाइट एंड डार्क बैंड बनाने वाले जो फाइबर होते हैं ना, इनको एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो लाइट एंड डार्क बैंड जो बना रहे हैं, ये है एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन के मिलने से एक मायोफाइब्रिल बनता है, मायोफाइब्रिल। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मायोफाइब्रिल्स। और कई मायोफाइब्रिल के मिलने से, ठीक है, एक मसल फाइबर बनता है। कई मसल फाइबर के मिलने से एक फेसिकल बनता है। और कई फेसिकल के मिलने से एक मसल बनती है। कई फेसिकल के मिलने से एक मसल का निर्माण होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, कई मसल के मिलने से, समझ रहे हो, इसके मिलने से एक फेसिकल का निर्माण होता है। तो मसल क्या है, फेसिकल क्या है, मसल फाइबर क्या है, मायोफाइब्रिल क्या है, और एक्टिनोमायोसिन क्या है। ये समझ में आया, नहीं आया? अब इतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये वो तो मैं नॉलेज के लिए लिखा देता था कि एक्टिन कितने होते हैं, मायोसिन कितने होते हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। एक्टिन 3000 तक हो सकते हैं, ये नॉलेज की चीजें हैं, मतलब फालतू की। ये 1500 तक हो सकते हैं, थिक फिलामेंट कम होते हैं। ये एडिशनल चीजें थी, ठीक है। तो मसल्स फाइबर समझ में आ गया, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इट इज अ यूनिट, यूनिट ऑफ एनाटॉमिकल यूनिट, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स।
जब इस चैप्टर की समरी पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है एनाटॉमिकल यूनिट मसल फाइबर होती है। फंक्शनल यूनिट जब भी पूछेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट पूछेगा तो उसको सार्कोमियर बोलते हैं। ये मेन थ्योरी में दे रखा है, आप समझ रहे हो? हाँ, मेन थ्योरी में। यस, मेन थ्योरी में दे रखा है। ठीक है, मेन थ्योरी में फंक्शनल यूनिट है सार्कोमियर, और जब समरी पढ़ोगे तो उसके अंदर मसल फाइबर इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। तो ये सारा का सारा आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि मसल्स की आउटर कवरिंग क्या होती है? कवरिंग ऑफ मसल्स, कवरिंग ऑफ वेसिकल्स पूछ सकता है, कवरिंग। एक कवरिंग ऑफ मसल फाइबर पूछ सकता है, येलो वाली कवरिंग। मसल्स की कवरिंग एपिमाइसियम। ठीक है, मसल इसकी कवरिंग पेरीमाइसियम। इसकी कवरिंग एंडोमाइसियम। एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये तीन लेयर होती हैं, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। ये तीनों लेयर समझ लेना। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं कोई डाउट है, मुझे बता दो इसमें कोई डाउट है या नहीं? एपी, पेरी और एंडो, इसमें समझ में आया नहीं आया? बीएमएस, नो डाउट। नो डाउट। नो डाउट। बीएमएस, चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, टाइम लग जा रहा है, कोई नहीं। कुछ स्लाइड मैंने प्रिपेयर लगा दी थी टाइम बचाने के लिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक मिनट देख लो। सेम डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। एकदम पता नहीं क्या हो गया बॉडी में। ठीक है, ये जो क्या दिख रहा है ना आपको, ये फेसिकल्स दिख रहे होंगे। फेसिकल इज अ मसल बंडल, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। फेसिकल इज अ मसल बंडल, यहां पर एबीसीडी लिख करके आपके पूछ सकता है। ठीक है, मसल बंडल। और फेसिकल किससे मिलके बने होते हैं? इन मसल फाइबर के मिलने से बनते हैं। अंदर जो दिख रहे हैं वो मसल फाइबर हैं, ये सब मसल फाइबर हैं। ये मसल फाइबर हैं, ये मसल फाइबर हैं। मसल फाइबर, मसल फाइबर इज अ मसल सेल। मसल फाइबर को आप मसल सेल भी बोल सकते हो, मसल सेल। इट इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, लिखा भी दिया मैंने, एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, ये मसल्स की एनाटॉमिकल यूनिट है। है ना, यहां आ जाओ। क्या बोल रहा था? ठीक है, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा और ब्लड कैपिलरी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल देख लो एक बार। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल का मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है इसके अंदर। ठीक है, लास्ट में मायोफाइब्रिल बनाया था। मायोफाइब्रिल में मैंने बताया था एक्टिन और मायोसिन के मिलने से मायोफाइब्रिल बनते हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। पिंक कलर के जो फिलामेंट दिखा रखे हैं मायोसिन है, और येलो कलर के फिलामेंट दिखा रखे हैं वो एक्टिन है। तो एक्टिन किससे जुड़े होते हैं? जो व्हाइट कलर की लाइंस दिख रही हैं जेड लाइंस हैं, व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है जेड लाइंस हैं। इन जेड लाइन से आपके एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं, और एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं, इसको हटा देता हूं मैं।
ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। अब ध्यान से देखोगे यहाँ लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे यहाँ पर सिर्फ एक्टिन ही एक्टिन दिख रहा है इन दो के बीच में, जेड लाइन और उस लाइन के बीच में। ध्यान से देखोगे तो यहाँ डार्क है क्योंकि यहाँ थिक फिलामेंट आ गया। फिर लाइट है, ये लाइट है, ओनली थिन फिलामेंट है। जहां थिक और थिन दोनों आ रहे हैं, थिक आ रहा है, वो डार्क बैंड है। तो एक्चुअल में लाइट डार्क इस तरीके की अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। इसी को हम स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। और दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं, बिटवीन टू जेड लाइन। इट इज अ फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स। जब भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट पूछेगा या कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट पूछेगा तो सार्कोमियर होती है दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को, ठीक है। जब भी वो एनाटॉमिकल यूनिट पूछेगा मसल्स किससे मिलके बनी होती है, ठीक है, तो आपको बोलना है मसल फाइबर इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है? कुछ है ही नहीं चीज ऐसी डाउट वाली। दो जेड लाइन जिनसे एक्टिन फिलामेंट जुड़े होते हैं, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर लाइट डार्क अपीयरेंस आती है इन एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट की वजह से, जो ट्रांसवर्स बैंड होते हैं, सिंपल। अब मैं एक सार्कोमियर को बाहर निकाल करके दिखाऊंगा, सिंगल सार्कोमियर को। तो सिंगल सार्कोमियर आपके सामने है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंगल सार्कोमियर, अभी मैंने बताया दो जेड लाइन, ये भी एक जेड लाइन है, ये भी एक जेड लाइन है। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ठीक है। ये मैं अभी बता चुका हूं। जो थिन फिलामेंट दिख रहे हैं ये एक्टिन है, जो थिक फिलामेंट दिख रहे हैं नीचे वाले ये मायोसिन है। एक्टिन फिलामेंट जुड़े होते हैं जेड लाइन से, और एक्टिन फिलामेंट से जुड़ी होती है मायोसिन, और एक्टिन फिलामेंट से जुड़ी होती है मायोसिन। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अगर मैं तुमसे कहूं जरा बताओ इन दो लाइनों के बीच में आपको कौन से फिलामेंट दिख रहे हैं? इन दो लाइनों के बीच में कौन से फिलामेंट दिख रहे हैं? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं जरा बताओ अब यहां कौन कौन से फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, या यहां कौन से फिलामेंट दिख रहे हैं इन दो लाइनों के बीच में? यहां कौन से फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, या यहां कौन से फिलामेंट दिख रहे हैं? ये क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, यहां से यहां तक ओनली एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है, यहां से यहां तक एक्टिन और मायोसिन दोनों दिख रहे हैं, यहां से यहां तक आपको ओनली मायोसिन दिख रहा है, यहां से यहां तक एक्टिन मायोसिन दोनों दिख रहे हैं, और फिर यहां से यहां तक आपको ओनली एक्टिन फिलामेंट दिख रहे हैं। आप ही बताओ, एकदम समझना है अच्छी सी। इसको मैं लिख के भी बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां आपको ओनली एक्टिन एक्टिन, यहां ध्यान से देखोगे तो एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों दिख रहे हैं, यहां ध्यान से देखोगे ओनली मायोसिन दिख रहा है, यहां पर फिर एक्टिन प्लस मायोसिन दिख रहा है, यहां पर ध्यान से देखोगे ओनली एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है, आपके सामने है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? भाई एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं,
तो ये लाइट बैंड बनाएंगे। जहां एक्टिन दिख रहा है वो लाइट बैंड है, ठीक है, और जहां पूरा मायोसिन दिख रहा है वो डार्क बैंड है, ये पूरा डार्क बैंड है। यहां से यहां तक पूरा डार्क बैंड है, आप समझना, ठीक है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको बैंड का नाम ही लिख दूं। जो एक्टिन दिख रहा है इसको आप आई बैंड बोलोगे, आई। आई मतलब आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब लाइट का मतलब लाइट ही है। जहां पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं इसको आप ओ बैंड बोलोगे, ओ बैंड। ओ बैंड क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। जहां सिर्फ मायोसिन दिख रहा है इसको एच जोन बोलोगे। एच मतलब हैंसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया था एच जोन। फिर एक्टिन और मायोसिन दिख रहा है, ओ बैंड बोलोगे। फिर एक्टिन दिख रहा है, ओनली आई बैंड बोलोगे, आई बैंड। और एक्चुअल में जो मायोसिन की लेंथ है पूरी, जो मायोसिन दिख रही है यहां से यहां तक पूरी मायोसिन ही है, पूरी मायोसिन है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ मायोसिन है ना, इसमें देखो ज्यादा डार्क है, कम डार्क है, ज्यादा डार्क है, यानी समान नहीं है, असमान है, एनआइसोट्रॉपिक। ए बैंड। ए बैंड का मतलब होता है एनआइसोट्रॉपिक। आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। आई का मतलब है समान है, लाइट है तो लाइट है, पर यहां पर डार्क है तो डार्क नहीं है, ज्यादा डार्क है क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, कम डार्क है फिर ज्यादा डार्क है, तो समान नहीं है, असमान बैंड है। ए बैंड का मतलब है असमान, एनाइसोट्रॉपिक, समझना। आई माने क्या होता है, ए माने क्या होता है, आई माने होता है आइसोट्रॉपिक। आई मतलब आइसोट्रॉपिक। ए मतलब एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक। आई मतलब आइसोट्रॉपिक, ए मतलब एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। आप समझ रहे हो, आई माने आइसोट्रॉपिक, ए मतलब एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब समान, ये असमान, समझ रहे हो। ये लाइट है, ये डार्क है, पर डार्क बैंड समान नहीं है, ज्यादा डार्क कम डार्क ज्यादा डार्क इस तरीके से, इसलिए एनाइसोट्रॉपिक है। समझ गए ना मेरी बात। हाँ, वापस आ रहा हूं। ए मतलब आइसोट्रॉप, आई मतलब आइसोट्रॉपिक, ए मतलब एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ए बैंड क्या होता है, ए बैंड का मतलब है जो लेंथ ऑफ मायोसिन है, ए बैंड का मतलब क्या होगा, लेंथ, लेंथ ऑफ मायोसिन। मायोसिन की जो लेंथ दिख रही है वो पूरा ए बैंड है, ए बैंड है। जो डार्क बैंड होता है, पर ज्यादा डार्क है क्योंकि ओवरलैपिंग कर रहा है, कम डार्क है ज्यादा डार्क है, इसलिए इसको एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। यानी ए बैंड ओवरलैपिंग करता है तो ओ बैंड बनाता है, नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट एच जोन बनाता है, ओवरलैपिंग करता है फिर ओ बैंड बनाता है। आई ओनली और ओनली एक्टिन होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई होगी, ए बैंड, आई बैंड, ओ बैंड, एच जोन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। मैं आपसे कहूं कि बीच वाले पार्ट को होल्ड करने के लिए यहां भी क्या कोई प्रोटीन होती है, यस, यहां एक प्रोटीन होती है जो इस पार्ट को प्रॉपर तरीके से होल्ड करती है, इसको एम लाइन बोलते हैं। बिल्कुल एक प्रोटीन होती है जो इस पार्ट को सहारा देती है, होल्ड करती है, इसको हम एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम लाइन, एम लाइन। आपसे कहा जाए एम लाइन किसके बीच में होती है, एम लाइन ए बैंड के मिडिल में होती है, ए बैंड के मिडिल में एम लाइन होती है। जेड लाइन किसके बीच में होती है, आई बैंड के मिडिल में जेड लाइन होती है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि ए लाइन किसके बीच में होती है, और ठीक मैं लिख देता हूं, ठीक है, एम लाइन, एक है जेड लाइन। एम लाइन किसके बीच में होती है, प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड, ए बैंड के बीच में होती है,
प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड। जो आई बैंड के बीच में होती है वो जेड लाइन होती है, जो ए बैंड के बीच में होती है वो एम लाइन होती है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड, जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड। समझ गए ना? यहां तक समझ में आई क्या? यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, लाइट बैंड, लाइट बैंड में ओनली एक्टिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, ए बैंड का मतलब इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन, ए भाई ए बैंड का मतलब है ओनली मायोसिन। ठीक है, पर ए बैंड अगर ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग पार्ट जो होता है उसको ओ बैंड बोलते हैं, और नॉन ओवरलैपिंग पार्ट होता है उसको एच, एच मतलब होता है हैंसन। जोन बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल? ए बैंड का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ मायोसिन, जो मायोसिन की लेंथ है वो ए बैंड है। लेंथ ऑफ मायोसिन, मायोसिन की जो लेंथ है वो एक्चुअल में ए बैंड है, डार्क बैंड है। पर डार्क भी समान नहीं होता, डार्क में मोर डार्क, मोर डार्क, फिर लेस डार्क, फिर मोर डार्क, एमडी लिख दे रहा हूं, उसको कंफ्यूज मत होना। मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क असमान है, इसलिए इसको एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ए बैंड में क्या एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं? नो, ए बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट नहीं होते। ठीक है, ए बैंड में ओनली मायोसिन होती है, आई बैंड में ओनली एक्टिन होती है। पर ए और बाई, ए और आई बैंड जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, या आई बैंड ए बैंड के ऊपर स्लाइड करता है, तो ओवरलैपिंग वाली जोन बन जाती है, जो आप कह सकते हो ओवरलैपिंग बैंड है। आप समझ रहे हो? ए और आई आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ओ बैंड बन रहा है, ए और आई आपस में दूर दूर जा रहे हैं तो ओवरलैपिंग बैंड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात, इस तरीके से बात कर रहे हैं। ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन, कंफ्यूज मत होना। कई कई बच्चों को लगता है सर ए बैंड में तो आई बैंड भी आता है, क्योंकि ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। नो, ए बैंड में आई बैंड नहीं आता। ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन, आई बैंड का मतलब है एक्टिन। पर जब ए और आई बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओ जोन बनती है, और नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है उसको हैंसन जोन बोलते हैं। ठीक है, और ए बैंड को होल्ड करने के लिए सेंटर में एम लाइन होती है। ठीक है, मायोमिसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसलिए। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। अब एक क्वेश्चन आता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बताओ इन पर क्या इफेक्ट आएगा? भाई ये मान लो जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, और बीच में मैंने बना दिया मान लो, ठीक है, मायोसिन है। एक्टिन फिलामेंट भी बना दो, ये एक्टिन दिखा दो यहां पर, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है। ठीक है, अभी रिलैक्स कंडीशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, रिलैक्स कंडीशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, रिलैक्स कंडीशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, ये रिलैक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जेड लाइन पास पास में आएंगे, तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर कम होगी या बढ़ेगी? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमेशा एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो जेड लाइन पास पास आएगी, जेड लाइन पास पास आएगी तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर बताओ कम हो रही है बढ़ रही है? कम होती जा रही है। ये रिलैक्स है, एक कॉन्ट्रैक्टिंग है। ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन है।
ठीक है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, ये आगे और बढ़ जाएगी, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, लेंथ ऑफ सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर बढ़ रही है घट रही है, जरा आप बताओ। घट रही है। आपसे कहूं लेंथ ऑफ आई बैंड बढ़ रही है घट रही है, आप ध्यान से देखो, यहां पर आई बैंड कितना है, यहां से यहां तक। अब आई बैंड कितना हो गया, कम हो गया। आई बैंड अब क्या हो गया, गायब ही हो गया, मतलब बहुत, मतलब ना के बराबर, बहुत कम रह जाता है आई बैंड, और कम हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं बेटा, आई बैंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर बढ़ रहा है घट रहा है, ये भी घट रहा है। आपसे कहूं एच जोन, एच जोन क्या होती है, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन ए बैंड, ये एच जोन है, एच, ये आई था। अब एच बढ़ा है कम हुआ, एच कम हुआ, एच गायब हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, लेंथ ऑफ एच जोन या तो कम होगी या डिसअपियर, डिसअपियर गायब हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, एम लाइन, एम लाइन सेंटर में होती है, एम लाइन सेंटर में होती है, अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये दिखना बंद हो जाएगी, सेंटर से गायब हो जाएगी, क्योंकि एक्टिन इसको ओवरलेप कर लेंगे, तो एम लाइन डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर हो जाएगी। अच्छा, लेंथ ऑफ ओ बैंड, ध्यान से देखो, ओ ओवरलिपिंग वाला पार्ट, यहां से यहां तक ओवरलिपिंग वाला पार्ट है, ओवरलिपिंग वाला पार्ट पहले से बढ़ गया, ओवरलिपिंग वाला पार्ट पहले से और बढ़ गया, तो एक लौता बैंड है जो बढ़ता जा रहा है। ए बैंड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ मायोसिन, देखो लेंथ ऑफ मायोसिन यहां पर भी इतनी ही है, यहां पर भी इतनी ही है, यहां पर भी इतनी है, तो लेंथ ऑफ मायोसिन कोई चेंज नहीं हो रही। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बैंड अनचेंज, अनचेंज। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आए ना, हाँ बेटा, अनचेंज्ड, अनचेंज कांस्टेंट ही रहती है, कोई चेंज नहीं है। ओ बैंड बोल लो, ठीक है, तो एच जोन बोल देते हैं। हाँ, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यस या नो, फटाफट बताओ, यहां तक कोई डाउट है। आई बैंड कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता, डायग्राम में थोड़ा सा 19-20 हो गया है मुझसे, ये कंप्लीटली डिसअपियर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, इनके बीच में हमेशा गैप रहता है, थोड़ा गैप रहता ही है यहाँ पर, 100% डिसअपियर तो हो ही नहीं सकता। कारण है उसका, आपको पता नहीं है, इसका कारण है बीच में स्प्रिंग टाइप के लगे होते हैं। हमेशा हल्का सा गैप रहेगा, आई बैंड 100% डिसअपियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम बिल्कुल डायग्राम पे मत जाया करो, डायग्राम 100% एट इज इट नहीं होते, बुक तक में बिल्कुल रियल डायग्राम नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, बुक तक में भी रियल डायग्राम नहीं बनाए जा सकते, पर मैं कोशिश करता हूं चीजों को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रियलिटी के हिसाब से मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं पता, जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, मुझे पता है कहाँ क्या चीजें होती हैं, इसलिए आई बैंड 100% डिसअपियर हो ही नहीं सकता। चलो, बहुत सही, ठीक है, समझ आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अब एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, जिस पर क्वेश्चन क्वेश्चन सारे यहां से बनेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अगले पैरा पर मैं आ रहा हूं। तो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो होते हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर फोर्स जनरेट करते हैं, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। एक होते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, रेगुलेटिंग प्रोटीन।
और तीसरे होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो मसल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तीन टाइप की प्रोटीन होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात कर लूं। अगर मैं आपसे कहूं ये जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, सेंटर में मान लो ये मायोसिन है, और मायोसिन से जुड़ी हुई प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिन है। मान लो ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, और मायोसिन एक्टिन से जुड़ी हुई है। और यहां से यहां तक सार्कोमियर बन रहा है। तो मसल्स की एक यूनिट सार्कोमियर एक्चुअल में किस पर टिकी हुई है? आप बोलोगे जेड लाइन पर टिकी हुई है, क्योंकि जेड लाइन टूट गई तो एक्टिन टूट जाएंगे, एक्टिन टूट गए तो मायोसिन भी बिखर जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में इस मसल्स के पिलर कौन है? जेड लाइन। तो जेड लाइन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो जेड लाइन क्या है? जेड लाइन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, जेड लाइन। तो जेड लाइन क्या होती है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की जब भी बात आएगी आप बोलोगे जेड लाइन, जो मसल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, जो इस यूनिट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। समझो जो एक्टिन को होल्ड किए हुए हैं, और जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन को होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो मसल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है, वो जेड लाइन है, ठीक है। चलो अब फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। दो प्रोटीन होते हैं जब कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर एक दूसरे के फोर्स जनरेट करते हैं, वो है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के अंदर दो आ जाएंगे, एक्टिन और मायोसिन। नंबर वन, नंबर टू। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। थिन फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, ये पता ही होना चाहिए आपको। अच्छा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है? नंबर वन, नंबर टू। आप बोलोगे ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, जिसमें एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, क्योंकि दोनों के दोनों रेगुलेटिंग प्रोटीन है जो एक्टिन से जुड़े होते हैं, इसलिए कहते हैं उसको पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट का पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, थिन फिलामेंट का पार्ट है, थिक फिलामेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ, ये बेसिक समझ में आया? तीन चार क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं, कई क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे 8-10 क्वेश्चन तक बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं एक एक को लेके चलूंगा, पहले फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, फिर रेगुलेटिंग प्रोटीन। स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहां आके मसल्स का स्ट्रक्चर खत्म होगा। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में एक तरफ मैं एक्टिन की बात करूंगा, एक तरफ मायोसिन की। इधर हम एक्टिन की बात कर लेते हैं, इधर हम मायोसिन की बात कर लेते हैं।
एक्टिन और इधर मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, अब एक्टिन की बात कर लूं। ठीक है, चलो। एक्टिन क्या है? इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। सर क्या होता है जी एक्टिन? अब देखो, ये होते हैं जी एक्टिन। ये होते हैं जी एक्टिन। जी मतलब होता है ग्लोबुलर एक्टिन। जी मतलब होता है ग्लोबुलर एक्टिन। पॉलीमर मतलब होता है बहुलक। अगर इन सारे ग्लोबुलर एक्टिन को मैं मोती मोती हैं इनको पिरो करके एक माला बना दूं, मोतियों की माला। मोतियों की माला। तो इस मोतियों की माला को हम क्या बोलते हैं? मोतियों की माला को हम क्या बोलते हैं, समझना। ये मोतियों की माला है। ये मोतियों की माला है। ठीक है, इसको फिलामेंट बन गया, एक फिलामेंट, तो इसको एफ एक्टिन बोलेंगे, फिलामेंटस एक्टिन। एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से फिलामेंटस एक्टिन बना। ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन बना। ये फिलामेंटस एक्टिन बना, एफ एक्टिन बना। और एफ एक्टिन, ऐसे ही एफ एक्टिन के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे। दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में एक कॉइल बनाएंगे, और एक्चुअल में ये बनता है एक्टिन फिलामेंट। एक्चुअल में ये बन रहा है एक्टिन फिलामेंट। ये बन रहा है एक्टिन फिलामेंट। ये बन गया एक्टिन फिलामेंट, ग्लोबुलर एक्टिन, एफ एक्टिन और एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, और इनके पॉलीमराइजेशन के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। ये मैग्नीशियम आयन पॉलीमर बना देते हैं इस तरीके से। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? बेसिक, बिल्कुल बेसिक समझाया है मैंने। एनसीईआरटी पूरी कवर हो रही है। ग्लोबुलर, एफ मतलब होता है फिलामेंटस। एफ मतलब होता है फिलामेंटस। फिलामेंटस। अब मायोसिन क्या होता है? अब मायोसिन का स्ट्रक्चर दिखाऊं ना आपको। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मायोसिन का। ये एक मायोसिन है। इस मायोसिन में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं ऐसे ऐसे।
इस तरीके से यूनिट्स होती हैं बहुत सारी। ये होता है एक मायोसिन। मैं कहूं कि मायोसिन किसके मिलने से बना है? मायोसिन छोटी छोटी यूनिट के मिलने से बनता है। मायोसिन छोटी छोटी यूनिट के मिलने से बनता है। तो मायोसिन क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ, ये भी क्या है? पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। कितनी मीरोमायोसिन? लगभग 300 मीरोमायोसिन। पॉलीमर ऑफ लगभग 300 के आसपास मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। ठीक है, तो मीरोमायोसिन क्या है बेटा? ठीक है, लगभग इट इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन। यूनिट ऑफ मायोसिन। ये मायोसिन की यूनिट है, इकाई है मीरोमायोसिन। ठीक है, तो मायोसिन क्या है? पॉलीमर ऑफ 300 मीरोमायोसिन। तो ये छोटी छोटी यूनिट दिख रही है, ये मीरोमायोसिन है। तब मैं एक सिंगल मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। यह स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इस मीरोमायोसिन के अंदर यहां पर एक साइट होती है जो एक्टिन से बाइंड करती है, इसको एक्टिन बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं। यहां पर दो इस तरीके से साइट्स होती हैं जिनसे एटीपेज एंजाइम बाइंड करता है। एटीपेज बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं ये। इन दोनों की हम बात करते हैं। एक्टिन बाइंडिंग साइट, इनकी बात करते हैं एटीपेज बाइंडिंग साइट। एटीपेज एक एंजाइम होता है जो एटीपी बनाता है। एटीपेज बाइंडिंग साइट। ठीक है, एटीपेज एटीपी बाइंडिंग एटीपी फॉर्मेशन एंजाइम होता है। एटीपेज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपेज एटीपी बनाने का काम करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो यहां पर समझना ये ग्लोबुलर हेड है। और ग्लोबुलर हेड की ये दिख रही है ना, ये शॉर्ट आर्म है। ग्लोबुलर हेड की ये शॉर्ट आर्म है, ये शॉर्ट आर्म है। ठीक है, अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर को डिवाइड करना चाहूं, तो यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, यहां से यहां तक ये टेल है।
यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ग्लोबुलर हेड है, यहां से यहां तक शॉर्ट आर्म है। ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म और टेल। अगर मैं ग्लोबुलर हेड की बात करता हूं तो ग्लोबुलर हेड के अंदर नंबर ऑफ यूनिट कितनी नजर आ रही है? एक और एक दो। शॉर्ट आर्म में एक और एक दो। और टेल में कितनी यूनिट नजर आ रही हैं? एक और एक दो। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? 6 यूनिट नहीं हो गई? दो दो दो। हाँ, आगे जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्रॉस ब्रिज बनाती है, कि क्रॉस ब्रिज ही कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि ये दोनों मिलकर के क्या कहते हैं? इसको इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म क्या करती है? कितनी यूनिट होगी क्रॉस आर्म के अंदर? टोटल 4। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने बोला है कि एक्चुअल में इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हल्का होता है, तो इसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, LMM। जो टेल होती है वो लाइट मीरोमायोसिन है। जबकि क्रॉस आर्म का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, हैवी होगी, तो उसका आप बोलोगे हैवी मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, आप समझ रहे हो, एक लाइट मीरोमायोसिन है और एक हैवी मीरोमायोसिन है। तो यहां तक समझ में आना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। तो ये हो गया यूनिट ऑफ मायोसिन, एनसीईआरटी ने दे रखा है। अब जो पूरा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फोर जनरेटिंग प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। आप बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? मतलब इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, यस सर। MM का मतलब होता है मीरोमायोसिन। नो, नो, नो डाउट। आज मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा। ठीक है, आज बस स्ट्रक्चर बना के छोड़ दूंगा यहां तक। लास्ट बचता है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन। तो रेगुलेटिंग प्रोटीन दो हैं, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक्टिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं बॉलों जैसे। पिंक कलर के दो दो फिलामेंट नजर आ रहे हैं, पिंक कलर के, ये ट्रोपोमायोसिन है। तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन से जुड़ी हुई है, मायोसिन से, एक्टिन से जुड़ी हुई है। इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। और ट्रोपोमायोसिन से एक रेगुलर इंटरवल पर ये ट्रोपोनिन जुड़ी हुई है। तो ट्रोपोमायोसिन में ध्यान रखना, टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली अलोंग एक्टिन फिलामेंट, जो पूरे एक्टिन फिलामेंट पर रन कर रहे हैं और इनहिबिट कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, और एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोक रहे हैं। जैसे समझने की कोशिश करना। छोड़ो, चलो इसको रन देते हैं। यही देख लो, इसको ऐसे दिखा देता हूं। मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है और इसके ऊपर मायोसिन इस तरीके से रैप्ड है। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन की इस तरीके से रैप्ड है। ठीक है, ऐसे रैप्ड है। नीचे मीरोमायोसिन का हेड है। जब तक ट्रोपोमायोसिन इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर है, क्या ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन से जुड़ सकती है? दोनों के बीच में ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, रुकावट पैदा कर रही है। ठीक है, हाँ, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 6 हो गए इसमें, क्या ठीक है कंसेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, ये एक्टिन फिलामेंट है ब्लैक कलर का पेन, ये मायोसिन का हेड है और इनके बीच में वायर है। वायर कभी भी एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देगा। यानी एक तरीके से जो वायर रैप्ड हो रहा है, यानी ट्रोपोमायोसिन, ये इनहिबिट कर रही है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोक रही है। एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोक रही है। आप समझ गए ना मेरी बात? जबकि ट्रोपोनिन की बात करता हूं, ट्रोपोनिन एक्चुअल में 3 यूनिट होती हैं, टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। टीपीसी
टीपीटी, टीपीआई, ये 3 यूनिट के मिलने से ट्रोपोनिन बनती है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट है इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं। एनसीईआरटी लिखती है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो 3 के मिलने से बनती है। विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन, जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई है एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोमायोसिन से जुड़ रही है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होती है, एक रेगुलर इंटरवल पर होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है क्योंकि 3 यूनिट के मिलने से बनती है। अब तीनों यूनिट का नाम मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, टीपीसी, सी मतलब है कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीआई, आई मतलब इनहिबिट करती है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन और मायोसिन बाय मास्किंग ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। मास्किंग का मतलब क्या है समझा देता हूं मैं। यही समझा देता हूं चलो, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आज नहीं कराऊंगा, ये कल ही कराऊंगा। आज ये समझ लो अच्छी तरीके से। ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट की ये एक्टिव साइड है। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई है इस तरीके से, मानो एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन से 3 यूनिट जुड़ती हैं ट्रोपोनिन की। एक टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, एक टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, और एक टीपीआई जो एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक रही है, मास्किंग कर रही है, ये टीपीआई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो एक्टिन हो गया, ये क्या हो गया ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोनिन की 3 यूनिट हो गई, टी पी सी, कैल्शियम जब आएगा इसी से बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीआई, आई मतलब इनहिबिट कर रही है, एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक रही है। एक्टिन की जब एक्टिव साइट को ढक लेगी तो चाकर के भी, ठीक है, मीरोमायोसिन का हेड इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, दोनों के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। मास्किंग, मास्किंग का मतलब है चेहरे को ढक लेना, मास्क लगा लेना, एक तरीके से मास्किंग कर रही है, एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक रही है। आप समझ के रहोगे ना। तो इनिबिट कर रही है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब कल मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, और स्केलेटल सिस्टम में स्टार्ट कर दूंगा कल। ठीक है, और परसों मैं स्केलेटल सिस्टम पूरा एंड कर दूंगा। ठीक है, परसों प्रॉपर तरीके से स्केलेटल सिस्टम एंड हो जाएगा। मैं कल खत्म नहीं कर रहा, परसों ही खत्म करूंगा इसको। ठीक है, और नया चैप्टर चालू कर दूंगा आपका। नया चैप्टर आपका नेक्स्ट होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, परसों चालू हो जाएगा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। परसों दिन क्या है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चालू हो जाएगा। सैटरडे शायद मेरा ऑफ रहेगा। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ आपको, सैटरडे शायद ऑफ रहेगा। और फिर मैं पटना से आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म कर दूंगा, आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म कर दूंगा, बस कोई चालू कर दूंगा फ्राइडे को। कुछ एक्स्ट्रा मैं 2-3 सेशन एक्स्ट्रा ले लूंगा आपके 1-1 घंटे के नेक्स्ट वीक के अंदर, वही शाम को इवनिंग के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर मैं मतलब इसको एंड कर दूंगा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को, बस। फिर आपका रिदिम से वो चल रहा था वो चलता रहेगा। ठीक है, फिर वो वीकली चलेगा, फिर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल लेवल पर आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रखे हैं करने के लिए, ये आप कर लेना इनको। होमवर्क है, कर लेना। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं जो मैकेनिज्म वाले हैं जो मैंने आज नहीं कराई है, ठीक है, वो आप कल कर लेना, बाद बाकी के सारे हो जाएंगे आज, पूरे हो जाएंगे, 15 के 15 हो जाएंगे आप। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है, हाँ बाद बाकी का आज शाम को मिल रहे हैं, शाम को वाईटी के सेशन में मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है,
फिर से उस चैप्टर को आगे लेकर के चलेंगे। और थोड़ा सा आ जाना, ठीक है, लेक्चर में, लाइव में, कम से कम एक लाइक तो मार ही देना जा करके, ठीक है। बात बाकी का सेशन अच्छा है, मैं सच कह रहा हूँ, आपके बेनिफिट का सेशन मतलब है। मैं अगर कुछ लेके आऊंगा तो बेनिफिट रहेगी, होगा तो ही लेके आऊंगा, नहीं तो मैं लेके नहीं आऊंगा, बस सीधी सी बात है। उसका मतलब ये क्रिएटिव आइडिया आया ही था ये सोच करके, ठीक है, कि यार अब इस समय एक्चुअल में बच्चे क्योंकि ऑफलाइन से टच में थे, तो बच्चों ने एनसीईआरटी में दिक्कत क्रिएट की। तब मैंने कहा इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चा एनसीईआरटी नहीं समझ पा रहा, तो इसको एनसीईआरटी सेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के मैं एनसीईआरटी सेशन हम लोग लेकर के आए ये वाला, ठीक है। तो वो नो डाउट बहुत बेनिफिट है। हाँ, अगर तुम शेयर कर सकते हो उसको कुछ ग्रुप्स में या कहीं पर भी, जिससे कि थोड़ा सा लाइव स्ट्रेंथ बढ़े, तो थोड़ा सा यूट्यूब उसको सर्कुलेट करता है, तो ठीक है, उसका एक अपना रिदम है, अपना एक एल्गोरिदम होता है इनका, ठीक है, तभी वो चीज प्रॉपर तरीके से आ पाती है, ठीक है। तो उसमें टीचर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक, वो मेहनत कर रहा है, उसका सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है, ठीक है, अगर आप सर्कुलेट कर सकते हो तो कर देना आज के सेशन को, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। असाइनमेंट बेटा आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैंने बोल दिया है बनाने के लिए, सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं वो टाइप करके, ठीक है, आपको हम सेंड करवाते हैं इसको।